Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ikra Ufaz Boys College online classes phase 2 lecture number 17 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज से हमारा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है और जिसका नाम है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आप इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान चुके हैं चैप्टर 7 के स्टार्ट में भी और चैप्टर नंबर 2 में जब आपने टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट के अंदर जाना था कि इटरेशन फ्लो चार्ट भी होते हैं, इटरेशन फ्लो भी होता है और उसके अंदर आपने जाना था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इटरेशन फॉर इटरेशन वाइल, इसी तरीके से डू वाइल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम खुसूसियत से फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से बात अगर की जाए, इट इज आल्सो रेफर्ड एज अ लूप, इसको लूप भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफनली इट इज कॉल्ड एज लूप बिकॉज द प्रोग्राम विल कीप रिपीटिंग। एक गोल दायरे में क्लोज पाथ के अंदर मूव करता रहता है, यूं समझ लें। प्रोग्राम विल कीप रिपीटिंग द एक्टिविटी अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। एक खास एक्टिविटी जो है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने नाम को 10 दफा प्रिंट करना चाहते हैं, आप अपने नाम को 20 दफा प्रिंट करना चाहते हैं, आप जो है ये चाहते हैं कि जब तक यूजर जो है रिक्वायर्ड पिन कोड ना इंटर करे तब तक उससे इनपुट पिन कोड जैसी क्वेश्चन किया जाता रहे। जहां वो रिक्वायर्ड रिप्लाई दे तो बात आगे बढ़ाई जाए, या फिर जैसे क्विज प्रोग्राम्स होते हैं, जब तक रिक्वायर्ड रिप्लाई नहीं आए तब तक जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे ना आए। ठीक है, तो लूप सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बिकॉज दे इनेबल द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ओनली वंस टू हैव द कंप्यूटर एग्जीक्यूट देम मेनी टाइम्स। अब नाम को 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा, या नेचुरल नंबर को 500 तक लिखना, या होल नंबर का सम 1000 तक करना, या फिर इवन नंबर्स 5000 तक जनरेट करना, या इसी तरीके की और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो कि इंजीनियरिंग पर्पस से की जा रही होती हैं, तो उसके अंदर रिपीटेशंस जो हैं वो ऐसा नहीं होगा कि हम उसको इतने लंबे कोड के जरिए करवाएं, हम बार बार वो इंस्ट्रक्शंस उसको दें। हम एक दफा वो इंस्ट्रक्शन, एक दफा वो एक्टिविटी बताएंगे और फिर हम लूप के जरिए उसको जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना चाहेंगे वो करवा सकेंगे। C provides following 3 types of iteration structure: for loop, while loop and do while loop. Any of these can repeat either an instruction, a series of instructions, or an entire program. सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन, लाइक आप वेलकम जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट 100 दफा प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसको आप 100 दफा रिपीट करवाना चाह रहे हैं। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेलकम भी आए और साथ में जो यूजर ने नेम अपना इंटर किया है वो भी आए। ये 2 स्टेटमेंट हो सकती हैं, यस, और इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है। और इसी तरीके से पूरा प्रोग्राम आपका जो है उसको आप लूप की बॉडी के अंदर अगर डाल देंगे, उस एक्टिविटी जिसको रिपीट होना है उसमें डाल देंगे, तो पूरा प्रोग्राम जो है आप रिपीट करवा सकते हैं। द वाइल एंड डू वाइल लूप इसमें जो कैटेगरी है ये खुसूसियत से इनडेफिनेट रिपीटेशंस के लिए यूज होती है। वैसे तो इसको आप डेफिनेट रिपीटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन खुसूसियत से वाइल एंड डू वाइल लूप्स जो है वो इनडेफिनेट रिपीटेशंस के लिए यूज होते हैं। लाइक इनडेफिनेट से क्या मुराद है? इनडेफिनेट से मुराद है स्टूडेंट्स ये है कि जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस की तादाद पहले से नहीं मालूम कि कितनी दफा रिपीट करना। जैसे मैंने आपको कहा कि पिन कोड, जब तक दुरुस्त पिन कोड इंटर ना किया जाए आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन ना हो, आप उसमें एंटर ना हो सके, गेम स्टार्ट ना हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, जब तक दुरुस्त पिन कोड ना डाला जाए। अब ये कितनी दफा इनकरेक्ट पिन कोड डाला जाएगा और कितनी दफा ये उस गलत पिन कोड की वजह से अपना सवाल बार बार दोहराएगा कि इंटर पिन कोड, ये किसी को नहीं मालूम। सो सच टाइप ऑफ
repetitions where the number of repetition is not known in advance is called as indefinite repetition. क्या पता पहली ही अटेम्प्ट में पिन कोड ओपन हो जाए और दुरुस्त आप इंटर कर दे, एक दफा ही रिपीट करना पड़े उसे, या एक दफा भी रिपीट ना करना पड़े, और क्या पता आप सेवरल अटेम्प्ट्स कर ले लेकिन आप करेक्ट पिन कोड ना देने की वजह से इस क्वेश्चन को फेस करते रहे कि इंटर पिन कोड. So that is, they do not define the number of repetition that will occur when the loop is executed, or they merely give conditions for looping to stop. ठीक है, ये इसके लिए एक खास कंडीशंस देते हैं, वो कंडीशन जब मैच हो जाए तो स्टॉप हो जाता है लूप. द फॉर लूप इज यूज फॉर डेफिनेट रिपीटेशन, जबकि उसके मुकाबले में फॉर लूप जो है वो डेफिनेट रिपीटेशन के लिए है. और स्टूडेंट जैसे कि मैंने वाइल और डू वाइल के लिए बताया कि वो है तो खुसूसी तौर पे इंडेफिनिट रिपीटेशन के लिए, लेकिन उसको डेफिनेट की हालत में तब्दील किया जा सकता है. ऐसे ही फॉर लूप खास तौर पे डेफिनेट रिपीटेशन के लिए मौजूद है कंट्रोल स्ट्रक्चर, लेकिन आप इसको इंडेफिनिट रिपीटेशन के लिए कोडिंग कर सकते हैं. इट डिफाइंस द नंबर ऑफ रिपीटेशन दैट विल ऑकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि डेफिनेट रिपीटेशन से मुराद क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस की तादाद पहले से नोन है. नॉर्मली आपके पास जब कभी कोई ऐसा टास्क आएगा, लाइक मैं एक सिंपल सी टास्क की बात करूं, अगर आपको जैसे आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जनरेट करना है, इसी तरीके से आपको फर्स्ट 30 होल नंबर्स का सम मालूम करना है, या आपको 10 डिफरेंट नंबर्स यूजर से इनपुट लेने और फिर उसका सम अप करना है. ये कितनी दफा रिपीटेशन करनी है पहले से मालूम है. ऐसी सूरत में फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट है, इजी है, उसको उधर प्रेफर किया जा सकता है. जबकि ऐसी सिचुएशन जैसे मैंने आपको पासवर्ड वाली बात बताई, ठीक है, कि करेक्ट पासवर्ड जब तक नहीं होगा वो आपसे क्वेश्चन रिपीट करता रहे. और इसी तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई रिजल्ट्स इनपुट कर रहे हैं और हमने अपने लिए तय कर लिया कि जब तक जो है वो फेल्ड वाले रिजल्ट नहीं शुरू होते तब तक वो रिजल्ट्स को इनपुट करता रहे, इनपुट लेता रहे. तो अंटिल एंड अनलेस वी इंटर अ रिकॉर्ड ऑफ फेल स्टूडेंट, वो हमसे डेटा इनपुट लेता रहेगा. तो ऐसी सूरत में, ऐसी इनडेफिनिट सिचुएशन में आप वाइल लूप और डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं, और डेफिनेट वाली सिचुएशन में फॉर लूप यूज कर सकते हैं. लेकिन ये तीनों लूप्स आपस में एक दूसरे के जगह ले सकते हैं. अगर कोई कोड आपने फॉर लूप की लॉजिक से बनाया हुआ है तो वही कोड वाइल लूप की लॉजिक से भी मोस्ट प्रोबेबली बनाया जा सकता है और डू वाइल से भी बनाया जा सकता है. बहुत लाइट से डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल में. और इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट, अभी आपको हो सकता है कि मेरी इन बातों में कुछ कन्फ्यूजन्स और डाउट रह जाए, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे ये डिफरेंस आप खुद बता रहे होंगे कि अच्छा फॉर लूप यहाँ यूज़ होना है, वाइल लूप यहाँ यूज़ होना है, डू वाइल लूप यहाँ यूज़ होना है. और ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट रिपीटेशन वाली बात है ये भी आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी. तो इंशाल्लाह ताला इस डेफिनेट और इनडेफिनेट वाली बात को अगली वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी जिक्र करते रहेंगे. फॉर लूप की अब पर्टिकुलरली बात मजीद अगर हम करें तो द फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. वही वाली बात जो कि अभी हमने डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स की बात की थी. तो स्पेसिफाइड या डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना किसी एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये फॉर लूप कहलाता है. और फॉर लूप स्टेटमेंट इंक्लूड्स द, अब एक फॉर लूप के अंदर क्या क्या बातें आप जिक्र करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर, द कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट. आइए फिगर 8.1 देखते हैं आपकी बुक की, उससे बात वाज़ेह होगी. जब आप फॉर लूप को लिख रहे होंगे तो आप इनिशियलाइजेशन वाली एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी एक काउंटर वेरिएबल होगा, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू का जिक्र करेंगे. जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये लूप एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन करवाता है तो वो उसको कोई तो काउंट कर रहा होगा ना स्टूडेंट. जैसे मैं आपसे कहूं कि एक गेट खुलता है और तय किया जाता है कि चौकीदार सिर्फ 10 बच्चों को अंदर दाखिल होने देगा, तो चौकीदार ने हर स्टूडेंट को गिनते जाना है. पहले वाले को इंटर किया 1 हो गया,
सेकेंड इंटर हुआ, अब 2 हो गया है, अब 3 हो गया, 4 हो गया। जैसे ही 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे वैसे ही वो गेट बंद कर देगा। तो काउंटिंग जरूरी है। तो फॉर लूप के अंदर खुसूसियत से एक तो आप इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखते हैं, नंबर 2 टेस्ट एक्सप्रेशन, वो टेस्ट एक्सप्रेशन जिसकी बेस पे आप फैसला करते हैं कि अब स्टॉप हो जाना चाहिए लूप, वो कंडीशन जिसके तहत क्या है कि लूप को स्टॉप होना, टर्मिनेटिंग कंडीशन इधर आती है। काउंटर वेरिएबल की इंतहाई हद क्या हो वो इधर से कर आती है। और इसके अलावा इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन, वो काउंटर हर दफा कितने वैल्यू के साथ इंक्रीज कर जाए, वो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन इस जगह आ जाती है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे वो गेटकीपर वाली, चौकीदार वाली मिसाल बताई कि जब वो एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को दरवाजे से एंटर करता है तो अगले स्टूडेंट को जब वो एंटर करता है तो +1 का इजाफा करता है, यानी उसको 2 शुमार करता है। फिर अगले स्टूडेंट को +1 करके 3 शुमार करता है। तो स्टूडेंट, ये इंक्रीमेंट होना कहलाता है, +1 का इजाफा होना। और यहां तक कि वो 10 तक पहुंच जाता है, वो काउंटिंग 10 तक पहुंच जाती है। और ऐसी सूरत में टेस्टिंग कंडीशन के जरिए टेस्ट कर लिया जाता है कि हाँ काउंटिंग 10 तक हो गई तो अब स्टॉप करना है। तो ये तो एक आपके सामने सिंटेक्स, इसका स्ट्रक्चर रखा जा रहा है कि फॉर का कीवर्ड लिखना है, और ये क्या है, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। आपने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखनी है यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाना, सेमीकोलन, ये जहन में रहे। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखनी है यानी कि वो कंडीशन लिखनी है कि जिस लेवल पे पहुंच के ये लूप टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए। फिर सेमीकोलन लगा के तीसरा पार्ट जो है वो एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि इंक्रीमेंट, और इधर स्टूडेंट डिक्रीमेंट का अमल भी हो रहा होता है। हम इंशाल्लाह जानेंगे इसकी डिटेल में जैसे जैसे हम जाएंगे। और फिर ये तो फॉर कीवर्ड और ये 3 सेगमेंट्स पूरे कर लेने के बाद आपने पैरेंथेसिस को क्लोज किया और यहां फिर उसकी बॉडी आ जाती है, वो स्टेटमेंट, वो एक्टिविटी, वो एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या एंटायर प्रोग्राम जिसको आपने रिपीट करवाना है। तो स्टेटमेंट टू बी टर्मिनेटेड इज ओवर हेयर, ये सेमीकोलन इसमें इधर लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर सेमीकोलन कोई नहीं है। जैसे इफ वाली कंडीशन के बाद आप देखते थे सेमीकोलन नहीं था, ऐसे यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है। तो ये एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर लूप है। तो स्टूडेंट, द जनरल फॉर्म ऑफ द फॉर स्टेटमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर 8.1। नोटिस करें, यू पुट द टर्मिनेटिंग सेमीकोलन आफ्टर दिस स्टेटमेंट, यहां पर आकर सेमीकोलन आएगा, यहां नहीं आएगा। द स्टेटमेंट कैन बी सिंपल, स्टेटमेंट सिंपल भी हो सकती है, या कंपाउंड इनक्लोज इन ब्रेसेस। अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट होगी तो फिर वही वाली बात, जैसे हम इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट होती थी तो कोई ब्रेसेस नहीं लगाते थे, लेकिन अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होती थी तो उसको ब्रेसेस में इनक्लोज करते थे। और ऐसे ही द 3 एक्सप्रेशंस विद इन द फॉर लूप, ये जो एक्सप्रेशन और ये जो एक्सप्रेशन होगी, ये सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स होंगी। The for loop statement can be visualized using the flow chart as shown in this figure। जैसे स्टूडेंट आपका प्रोग्राम ऊपर से स्टार्ट हुआ वो भले से इनिशियलाइजेशन का अमल हुआ, उसने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट में आ गया इनिशियलाइजेशन का अमल। फिर उसने कंडीशन चेक की, जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 1 से शुरू हुई और 10 तक जानी है, तो अभी 1 है, 10 तक नहीं पहुंची है, वो उस स्टेटमेंट को रन करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट के बाद दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर लेवल 10 तक नहीं पहुंचा है फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 के बाद फिर स्टेप 2, 3, 4, 2, 3, 4, और यहां तक के जैसे ही स्टेप 2 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो इधर से ये बाहर आएगा। तो टेस्ट कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट है, फिर इजाफा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, और ये लूप वापस टेस्ट कंडीशन पे आएगा। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई ऐसी सूरत में एग्जिट कर जाएगा।
तो ये फ्लो चार्ट की मदद से भी बात समझी जा सकती है बहुत अच्छे से। ना स्टूडेंट, अब हम आज के वीडियो लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम फॉर लूप की बात को ख़त्म करें, हम एक छोटी सी मिसाल से आज के वीडियो लेक्चर में फॉर लूप को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में प्रोग्राम 8-1 इंक्लूड studio.h conio.h, हमें ये प्रोग्राम क्या बनाना है, एक फॉर लूप की मदद से हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करना है। यू हैव टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब इनको नेचुरल कहें, होल नंबर कहें, कुछ भी कहें, बहरहाल 1 से लेकर 10 तक नंबर आपको स्क्रीन पे जनरेट करने हैं। वाइड मेन वाइड, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर काउंट, ये एक वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, एक्स भी हो सकता था सिर्फ, लेकिन क्योंकि अभी आपको काउंटिंग और इस सब के हवाले से बात समझानी है, इसलिए काउंट वेरिएबल का सहारा लिया गया। इंटीजर COUNT, काउंट वेरिएबल नेम, सेमीकोलन। फॉर काउंट की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ये इनिशियलाइजेशन, काउंट 1 से स्टार्ट होगा, सेमीकोलन लगाया। काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाएगा, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, टेस्टिंग कंडीशन है, लेस देन इक्वल्स टू 10। और हर दफा काउंट प्लस प्लस 1 का इजाफा होगा। आप जानते हैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हर दफा क्या करेगा, 1 का इजाफा कर देगा। और बॉडी में हम क्या एक्टिविटी रिपीट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ क्वेश्चन मार्क में %3d, यानी 3 विड्थ की स्पेस में इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू इधर प्रिंट करनी, और कोई बैकस्लैश n नहीं लगाए, बैकस्लैश t नहीं लगाए, तो गेट ch लगाया। तो अगर इसके आउटपुट को ऑब्जर्व आप करें, इस प्रोग्राम को बनाने के बाद रन करें, तो आपको ये नजर आएगा 1, 3 विड्थ की स्पेस में 1, फिर 3 विड्थ की स्पेस में 2, 3 विड्थ की स्पेस में 3 एंड ऑनवर्ड्स 10 तक बात जारी होगी। ये फुल स्टॉप नहीं होगा स्टूडेंट, ये तो टेक्स्ट टाइपिंग की गलती में ये फुल स्टॉप आया हुआ है, अदरवाइज 10 नहीं नजर आ रहा होगा, 10 के बाद फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा होगा। तो स्टूडेंट हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, बात काउंट इज इक्वल्स टू 1 से शुरू हुई, कंडीशन चेक की गई, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। कंडीशन ट्रू होते ही उसने इस काउंट की वैल्यू को 1 को 3 विड्थ की स्पेस में इधर डिस्प्ले कर दिया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट, 1 इजाफा हुआ, 1 इजाफे के बाद काउंट की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। यस की सूरत में उसने काउंट की वैल्यू यानी 2 इधर डिस्प्ले किया। और फिर उसके बाद 3 हुई काउंट की वैल्यू, 4 हुई, 5 हुई, 6, 7, 8, 9, 10, काउंट की वैल्यू 10 हुई। क्या 10 लेस है, लेस तो नहीं है, या इक्वल है, यस इक्वल तो है। कंडीशन फिर 2 हो गई और 10 भी डिस्प्ले हो गया। फिर इजाफा हुआ, काउंट की वैल्यू 11 हो गई। क्या 11 लेस है 10 से, नहीं। 11 क्या बराबर है 10 के, ये भी नहीं। कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लूप से बाहर आ गया। ये लूप की बॉडी है, सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर है, कोई आपको ब्रेसेस लगे नजर नहीं आ रहे। वो लूप की बॉडी से बाहर आया और उसके बाद उसको ये एक गेट ch इंस्ट्रक्शन कमांड मिली। इसका काम क्या है, इसका मकसद महज ये है कि प्रोग्राम को पॉज करे जब तक कि कोई करेक्टर आप इनपुट ना करो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक गिनती डिस्प्ले हो गई आपके सामने। देखिए आपने कितनी आसानी से हमने एक छोटे से कोड के जरिए ये काम किया। और स्टूडेंट आप यकीनन अब समझदार हो गए होंगे, अगर यही मैं गिनती 100 तक ले जाना चाहूं तो मुझे क्या चेंजेस करनी है। जी हाँ, 10 की जगह 100 लिख देना बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ यही सारी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है। व्हेन दिस प्रोग्राम फर्स्ट एनकाउंटर्स द लूप इट सेट्स द वैल्यू ऑफ काउंट टू 1। हमेशा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे वो इस वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। इट देन चेक्स द कंडीशन टू सी इफ द वैल्यू ऑफ काउंट इज लेस देन या इक्वल्स टू 10। सिंस दैट कंडीशन इज ट्रू इट विल परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद द लूप। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इधर डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट काउंट इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन वाला सेगमेंट था, एक्सप्रेशन थी। काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10 जो है ये वो टेस्ट कंडीशन है, जो कि जिसकी बेस के ऊपर रिपीटेशन हो रही है कि रिपीटेशन कंटिन्यू होनी है या स्टॉप होनी है, और काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट का किरदार अदा कर रहा है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हमने फॉर लूप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना, एक सैम्पल प्रोग्राम को समझा, और मज़ीद भी कुछ बातें हैं
और दिल तो चाहता है कि इधर साथ साथ जिक्र कर दूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतनी नॉलेज को अपने जहन में रखते हुए आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कुछ मज़ीद मुख्तलिफ बातें भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।